मीटर रूल देखा है और दूसरा वर्नियर कैलिपर देखा है। सबसे पहले हमने देखा था मीटर रूल, और हमें पता चला कि जो हमारा मीटर रूल होता है वो कितनी अच्छी रीडिंग हमें दे सकता है, 1 मिलीमीटर तक की अच्छी रीडिंग दे सकता है। फिर हमने कहा कि हमें और अच्छी रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को अपडेट किया और नया इंस्ट्रूमेंट लेके आया और उसका नाम हमने क्या लिया था, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से हमें पता चला कि हम जो अपनी रीडिंग है वो किस हद तक अच्छी ले सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर तक अच्छी रीडिंग ले सकते हैं। बिल्कुल हमें अब और अच्छी रीडिंग चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कोई वायर है, अच्छा आपको पता होगा इस वायर के अंदर छोटी या नीचे गोल्डन कलर की वायर्स और होती है कॉपर की। मैं आपको कहता हूं कि उस कॉपर वायर की जो है मुझे थिकनेस बताओ, तो जब आप वर्नियर कैलिपर यूज करोगे तो उससे अच्छा रिजल्ट आपको, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट। तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक दोबारा से नया इंस्ट्रूमेंट लेना होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसका नाम है स्क्रू गेज। हम स्क्रू गेज को यूज करेंगे ताकि हमारी रीडिंग्स और अच्छी आ सके। अब स्क्रू गेज किस हद तक अच्छी रीडिंग्स हमें देता है, 0.01 मिलीमीटर तक की अच्छी रीडिंग्स हमें दे सकता है। तो अगर हम स्क्रू गेज की डेफिनेशन की बात करें या ये देखें कि स्क्रू गेज होता क्या है, तो स्क्रू गेज अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि इट इज यूज्ड टू मेजर। स्क्रू गेज क्या क्या चीज मेजर करेगा, स्क्रू गेज क्या क्या हमें मेजर करके देगा, स्मॉल लेंस, स्मॉल लेंस के साथ और क्या मेजर कर सकता है, जिस तरह मैंने आपको कहा ये जो हमारे पास वायर्स होती हैं छोटी छोटी, इनकी अगर मुझे थिकनेस या डायामीटर फाइंड करना है, डायामीटर ऑफ वायर, और इसके अलावा क्या फाइंड कर सकता है, कोई भी ऐसी पतली चीज जिसकी थिकनेस या जिसका डायामीटर हम वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहां पर हम लिखेंगे एंड थिकनेस ऑफ शीट्स। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं बहुत ही स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए, डायामीटर्स फाइंड करने के लिए। वो वायर का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी डायामीटर हो सकता है, और थिकनेस ऑफ शीट। थिकनेस ऑफ शीट का क्या मतलब है, जैसे ये आपकी बुक है, मैं कहता हूं ये जो बुक का ये पेज है, अगर आप वर्नियर कैलिपर से इसकी थिकनेस फाइंड करोगे तो ये इजीली फाइंड नहीं होगी। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रू गेज का यूज करेंगे और उससे हम इजीली इसकी थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर में कंस्ट्रक्शन देखी थी कि वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है, सेम स्क्रू गेज की भी हमें क्या देखनी है, कंस्ट्रक्शन, कि स्क्रू गेज किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहला जो चीज स्क्रू गेज में होती है वो होती है यू शेप मेटल फ्रेम। यू शेप, अब ये यू शेप मेटल फ्रेम क्या होता है, जैसे ये आपके पास स्क्रू गेज है, ये क्या बना हुआ है, यू बना हुआ है, इसको कहते हैं यू शेप। ये मेटल का बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये यू शेप क्या है, मेटल फ्रेम। अच्छा, इस मेटल फ्रेम में अगर हम इस साइड को भूल जाए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो आपको दो चीजें इसके अंदर नजर आ रही होंगी, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर। ये कॉर्नर फिक्स है जो मूव नहीं कर रहा, और अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये वाला कॉर्नर आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो यू शेप मेटल फ्रेम है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास स्टड। क्या होता है, अब स्टड किसको कहते हैं, तो ये जो फिक्स चीज है जो मूव नहीं कर रही, इस चीज को क्या कहते हैं, छोटी चीज को स्टड कहते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स। और जो दूसरा एरिया है उस दूसरी साइड को कहा जाता है स्पिंडल, और वो क्या होता है, मूवेबल होता है। जैसे ये स्टड ये तो फिक्स है,
ये घूम रहा है तो देखिए ये इसकी लेंथ चेंज हो रही है, तो ये जो मूवेबल है इसको क्या कहेंगे, स्पिंडल, और जो फिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, स्टड। सेकंड चीज जो हमारे पास स्क्रू गेज में होती है वो क्या होगी, इसमें आपको और क्या नजर आ रहा है, एक आपको ये मूव होती हुई चीज नजर आ रही है, और उसके अलावा आपको सेंटर वाली एक चीज नजर आ रही है जिसपे रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ये चीज होती है, इसको कहा जाता है हॉलो सिलेंडर। क्या कहा जाता है, हॉलो सिलेंडर। अब इस हॉलो सिलेंडर का दूसरा नाम क्या होता है, तो इस हॉलो सिलेंडर का दूसरा नाम है स्लीव। क्या नाम होता है, स्लीव। अब इस स्लीव के ऊपर क्या होता है, ये जो हमारा हॉलो सिलेंडर है जो अंदर वाला है, इसके ऊपर क्या है, रीडिंग्स लिखी हुई है, और इसके ऊपर स्केल बना हुआ है। ये स्केल कौन सा है, तो इस स्केल को कहा जाता है मेन स्केल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेन स्केल स्क्रू गेज में कहां पर होता है, तो मेन स्केल हॉलो सिलेंडर या स्लीव के ऊपर होता है। और अगर आप देखेंगे आपको इस मेन स्केल के दरमियान में एक लाइन नजर आ रही होगी जिसके ऊपर मेन स्केल की वैल्यूज लिखी हुई है। तो इस जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन को कहा जाता है इंडेक्स लाइन। क्या कहा जाता है, इंडेक्स लाइन कहा जाता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो मेन स्केल होगा इसके ऊपर जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो रीडिंग्स किस में लिखी हुई होंगी, तो आपने याद रखना है कि मेन स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग होगी वो किस में होगी, मिलीमीटर्स में उसके ऊपर रीडिंग आपके पास लिखी हुई होगी। अच्छा, अब मेन स्केल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक तो आपके पास रीडिंग मेन स्केल पर है, दूसरी आपको एक सर्कल नुमा चीज नजर आ रही होगी जिसके ऊपर भी रीडिंग लिखी हुई है। इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर में क्या होता था, एक मेन स्केल होता था, और जो मूवेबल होता था वो कौन सा होता था, वर्नियर स्केल। यहाँ पर एक मेन स्केल है, तो जो मूवेबल स्केल है वो कौन सा है, सर्कुलर स्केल। अगर आप देखें तो इस सर्कुलर स्केल के ऊपर आपको नंबर्स नजर आ रहे होंगे। हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर 50 तक की रीडिंग्स है, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेजेस होते हैं उसमें कहां तक रीडिंग होती है, 100 तक रीडिंग होती है। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं वो कितनी होती हैं, 100 डिवीजन। अब 100 डिवीजन का मतलब ये है कि ये किस लेवल तक अच्छी रीडिंग हमें देगा, तो 0.01 मिलीमीटर तक ये हमें अच्छी रीडिंग देगा। ये बात भी क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब ये जो हमारे पास फ्यू गेज है इसके ऊपर आपको एक ये वाला इतना सा हिस्सा नजर आ रहा होगा जो इस स्केल के बिल्कुल आगे की तरफ है, जिसके ऊपर आपको ये हल्का सा ये पैटर्न, खुरदरा पैटर्न भी है। इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, नाम मैंने बताया था, थिम्बल। क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक और लास्ट चीज भी होती है, और वो लास्ट चीज क्या होती है, आपके पास एक यहां पर एक ये आपको एक बटन नुमा चीज नजर आ रही होगी, इसको कहा जाता है रेड चिट। RATCHET, रेड चिट कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, जैसे कि आपने स्क्रू गेज को टाइट किया किसी भी चीज की थिकनेस मेजर करने के लिए। अब अगर बिलफर्ज वो चीज जो है वुड है, अगर आप और ज्यादा टाइट करोगे तो इस वुड के अंदर हल्का सा आप समझ खड्डा हो जाएगा और वो चीज और अंदर जाती जाएगी। तो कितना इसको हमें टाइट करना है ये हमें रेड चिट बताएगा। कैसे, आप पहले नॉर्मल टाइट करके उसके बाद रेड चिट को घुमाना शुरू करें, जैसे ही रेड चिट से आवाज आना शुरू हो इसका मतलब आपने इससे ज्यादा इसको मजीद टाइट नहीं करना। रेड चिट की आवाज लिमिट होती है कि ये अब टाइट हो चुका है, अब आपने उसकी थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो टोटल जो हमारे पास चीजें हैं वो कितनी आ चुकी हैं, 5 चीजें हैं।
सबसे पहले यू शेप मेटल फ्रेम होगा जिसमें दो चीजें होंगी, स्टड जो फिक्स है, जो स्पिंडल है वो क्या करेगा, मूव करेगा। सेकंड, हॉलो सिलेंडर जिसको स्लीव कहते हैं, और उसके ऊपर हमारा मेन स्केल होगा, और मेन स्केल जिस लाइन के ऊपर होगा उस लाइन को क्या कहा जाता है, इंडेक्स लाइन कहा जाता है। और मेन स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग्स या नंबर्स होंगे वो सारे किसमें लिखे होंगे, मिलीमीटर से लिखे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्क्रू गेज में वर्नियर स्केल होता था, यहाँ पर कौन सा होगा, सर्कुलर स्केल। इसमें कितनी डिवीजन होंगी, 100। तो मैक्सिमम कितनी अच्छी रीडिंग ये हमें देगा, 0.01 मिलीमीटर तक अच्छी रीडिंग हमें ये देगा। नेक्स्ट हमारे पास है थिम्बल, जिसका काम है, जिसकी मदद से हम उसको टाइट कर सकते हैं। अब कितना टाइट करना है ताकि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए, उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, रेड शीट को यूज करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल चीजें। अब अगर मैं आपसे पूछूं पिच ऑफ द स्क्रू, पिच ऑफ स्क्रू, तो एक हमारे पास हेडिंग है, उसको कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू। अब पिच ऑफ स्क्रू क्या होता है, तो एक चीज याद रखना, जैसे मेन स्केल के ऊपर हमारी लाइंस या रीडिंग्स है, उन रीडिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पिच ऑफ स्क्रू कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। तो दो थ्रेड्स के दरमियान जो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, और वो कहाँ है, ऑन स्पिंडल, क्योंकि ये सारी चीज हमारी स्पिंडल के ऊपर है, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू। और ये कितना होगा, पिच ऑफ स्क्रू कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस मिलीमीटर्स में होता है, तो लिहाजा जो दो थ्रेड्स होंगे या दो लाइंस होंगी वो कितना होगा, मिलीमीटर में। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, 1 मिलीमीटर। ये तो हो गई हमारी सारी बातें जो हमने स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन से सीखी। अब अगर मैं आपसे पूछूं लीस्ट काउंट, तो वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट क्या होता था, कितना होता था, 0.1 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज में हमारे पास क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर। तो लिखेंगे कैसे, लीस्ट काउंट लिखेंगे कैसे, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वहां पर तो हमारे पास होता था मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम पिच ऑफ स्क्रू की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा यहां पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन, कौन सा स्केल है हमारे पास, सर्कुलर स्केल। कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू कितना है, 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी होती है स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में, 100 होती हैं। तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो जो हमारे पास स्क्रू गेज है वो 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। और अगर मुझे इसको सेंटीमीटर्स में लिखना हो तो सेंटीमीटर्स में ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो यहां तक ये मुझे एक एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। क्लियर होगी बात, तो इसको लिखें, तो उसके बाद फिर हम इसकी मेकिंग और वो बाकी सारी चीजें लिखेंगे। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लें। लास्ट टाइम की तरह दोबारा से जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट मार्केट से खरीद के आते हैं तो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आया वो इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग दे भी रहा है या नहीं। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है तो स्क्रू गेज के केस में हम उसको कहेंगे 0 है।
वर्नियर स्केल में हमारा जीरो एरर क्या होता था? वर्नियर स्केल में हमारा जीरो एरर क्या होता था? जब हमारा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, तब हम कहते थे कि ये हमारा क्या है? जीरो एरर। और जीरो एरर से क्या फायदा होता है कि अब हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गलती नहीं है, हम जो भी रीडिंग लेंगे डायरेक्ट वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। स्क्रू गेज में किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी एक पिक्चर बना लें, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है। आप में से जिसकी ड्राइंग अच्छी हो वो फिर उससे हम बाद में बनवाएंगे। ठीक है, ये समथिंग कुछ इस तरीके की ये पिक्चर बनकर आएगी। ठीक है, अच्छा ये हम ले लेते हैं इसके ऊपर, ये हमारी है इंडेक्स लाइन। ठीक है, और इस इंडेक्स लाइन के ऊपर यहां पर हम आ जाएगा ये इस तरीके का हमारे पास कुछ क्या होगा? स्क्रू गेज हमारे पास होगा। और यहां पर ये जो है हमारे पास सपोज ये हमारे पास मेन स्केल का जीरो आ गया। तो अगर हमारे पास इंडेक्स लाइन और ये जीरो बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और ये जीरो भी हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल मतलब एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो मशीन है, ये स्क्रू गेज है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, सारी रीडिंग बिल्कुल ठीक देगा। क्या करेंगे? हम इसको बंद करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जीरो, इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो और इंडेक्स लाइन एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए और यहां से हमें जीरो नजर आना चाहिए। तो अगर आप देखें आपको बिल्कुल इसी तरीके से नजर आ रहा है, सारे एक दफा सबको चेक करवा दे। तो इसका मतलब हमारा जो स्क्रू गेज है उसमें कोई भी एरर मौजूद नहीं है और उसमें जो है कोई भी गलती नहीं। ठीक है, तो इसके अगर हम डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ जीरो ऑफ circular scale coincides with zero of main scale या इंडेक्स लाइन, तो हम क्या कहेंगे? देन जीरो एरर इज जीरो। इसका मतलब हमारी मशीन के अंदर कोई भी एरर मौजूद नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव एरर कैसे आएगा? चलो ये तो हमारा हो गया जीरो एरर। पॉजिटिव एरर कैसा होगा? यहां पे करते हैं पॉजिटिव एरर, या दूसरा हम इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आएगा? वर्नियर स्केल में पॉजिटिव एरर कैसे आता था? जीरो जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होता था। स्क्रू गेज में कैसे जीरो एरर आएगा? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाँ, कौन सा वाला जीरो कहां जाएगा? अब देखो ये तो यहां पर तो राइट लेफ्ट वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि ये तो अप या डाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि पॉजिटिव एरर कब आएगा? जब जीरो वाली साइड अपवर्ड्स होगी या जीरो वाली साइड डाउनवर्ड्स होगी? हाँ, पक्की बात है, सोच लो कहां पर होगी? डाउनवर्ड, अपवर्ड? डाउनवर्ड। तो इसका आंसर है जब जो जीरो वाली हमारी लाइन है वो कहां पर होगी? डाउनवर्ड वाली साइड पर होगी, तब हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव एरर। और जब जीरो ऊपर की तरफ होगा तब हमारा क्या आएगा?
नेगेटिव वाला आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी पिक्चर बनाए तो पिक्चर कैसे बनेगी? ठीक है, और मेन हमारे पास होगी इंडेक्स लाइन ये वाली। ठीक है, ये है हमारे पास 0। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर क्या होगा? 0 को मैं कहां पर ले जाऊं? नीचे की तरफ कहीं भी ले जाएं आप। ठीक है, जैसे यहां पर मैं दे देता हूं अब देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो हमें अंडरस्टूड है कि जो 0 है वो 5 के इस तरफ होगा, क्योंकि 15 से 0 तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा और इस तरफ 0 पहुंचने में हमें टाइम कम लगेगा। तो ऐसे केस में जो हमारा एरर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एरर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, इफ 0 ऑफ circular scale lies behind रह जाता है किसके? behind the index line, then error will be positive 0 एरर। तो अगर आपका 0 इंडेक्स लाइन के पीछे रह जाए, आपका 0 इंडेक्स लाइन के पीछे रह जाए, तो उस केस में जो हमारा एरर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। अब आपके लिए यहां पर सवाल है कि मुझे बताओ ये पॉजिटिव एरर कितना है? मेन स्केल में हम एरर कैसे निकालते थे? वर्नियर स्केल में जो वर्नियर स्केल वाली लाइन मैच होती थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें एरर पता चल जाता था। यहां पर भी हम करेंगे कि जो लाइन इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट से। तो कौन सी वाली लाइन मैच कर रही है? 10 वाली मैच कर रही है, तो 10 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर्स। तो आंसर क्या आएगा? 10 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 0.1 मिलीमीटर आंसर आएगा। अब यहां पर मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, साथ में मुझे प्लस भी लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि जो हमारा एरर है वो कौन सा है? पॉजिटिव एरर है। ये बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होता है नेगेटिव 0 एरर। अच्छा, अगर किस इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव एरर है तो फाइनल आंसर में फिर हम उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमारे पास है नेगेटिव 0 एरर। तो नेगेटिव 0 एरर की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर मैं ना बनाऊं तो डायरेक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी? यहां पर क्या था? इफ 0 एरर ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड, मतलब वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह गया है। नेगेटिव में क्या होगा? सारी डेफिनेशन वही रहेगी, जस्ट एक चीज आ जाएगी, वो क्या? सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है। अब जो 0 है हमारा कहां पर शिफ्ट हो गया? ऊपर वाली साइड पर शिफ्ट हो चुका है। तो इसकी अगर हम पिक्चर बनाएं तो वो क्या होगी? अच्छा, जब बिलफर्ज अगर इस तरह का सवाल पेपर में आ जाता है तो ये सारी पिक्चर्स आपने वहां पर बनानी है। नंबर 1, नंबर 2, यहां पर तो चलो मैंने रेड मार्कर यूज किया है, पेपर में आपने रेड कलर इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह कोई और कलर इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि रेड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो फिर वो चेकिंग में आपको जो है इशू, जो चेकर है वो इशू कर सकता है रेड मार्कर के यूज होने की वजह से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करें, ये आ गया हमारा
0। अच्छा, अब यहां पर 0 कहां चला गया हमारा? ऊपर वाली साइड पर। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? यहां पर हम 5 नहीं लिखते, कुछ और रीडिंग लिख देते हैं, जैसे बिलफर्स। अब देखो यहां पर मैंने 50 तक लिखा है और मैं अपना जो वर्नियर स्केल है वो 50 वाला यूज कर रहा हूं, और स्क्रू गेज जो है वो 50 वाला यूज कर रहा हूं। तो 50 के बाद ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आप सब जो ऊपर से 0 नजदीक है, नीचे से 0 दूर है। तो जहां से 0 नजदीक होगा हमने वहां से देखना है। अगर 0 नीचे से नजदीक है तो पॉजिटिव एरर, 0 ऊपर से नजदीक है तो नेगेटिव एरर। अब यहां पर हमारा आ चुका है नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर हम कैसे निकालते थे? जितनी टोटल डिवीजन होती थी उनमें से उसको क्या करते थे? माइनस करते थे। अब यहां पर क्योंकि मैंने जो स्क्रू गेज लिया है उसमें डिवीजन 50 हैं, तो लिहाजा मैं किस में से माइनस करूंगा? 50 में से माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा? जो इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा है। इंडेक्स लाइन से कौन सा मैच कर रहा है? 45। और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे? लीस्ट काउंट। तो आंसर क्या आएगा? 50 में से 45 माइनस करें 5 को जब मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 0.05 मिलीमीटर। और ये माइनस मैंने क्यों लगाया है? ताकि हमें पता चले कि ये एरर कौन सा है? नेगेटिव एरर है। ये क्वेश्चन हल करने से नहीं आया, बल्कि क्यों आया? पता चले कि हमारा जो एरर है वो कौन सा एरर है। यहां तक क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहां तक है कि एरर्स होते क्या हैं। अब जो हमारा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? या बल्कि हमारे पास टाइम है तो अभी हम कर सकते हैं, तो इसको पहले लिख ले, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो हम क्या करें कि एरर फाइंड कैसे किया जाता है। हम यहाँ पर 2-3 पिक्चर्स बनाएंगे और उसमें से एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके, अच्छा, अब हमने करनी है एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स हमने 2 करनी है स्क्रू गेज की। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल देखें कि जब आपने स्क्रू गेज टाइट किया तो आपके पास कुछ इस तरह की रीडिंग आई। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपको मेन स्केल और नीचे भी कुछ लाइंस लगी हुई नजर आ रही हैं। तो जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो तो है 1 2 3 4 5 6, ये तो सारी आपके पास मिलीमीटर्स में है। लेकिन इनके दरमियान वाली जो लाइन है वो किसके बराबर है? तो देखिए, अगर ये 0 है, ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान क्या होता है? 0.5। अब यहां पर क्या होगा? 1.5। 2 और 3 के दरमियान होगा 2.5, और इसी तरीके से ये सारा चलता जाएगा। तो जब आपने बिल्कुल ज्यादा उसको मतलब मैक्सिमम टाइट कर दिया है, अगर आपको ये जैसे ये ब्लू वाली लाइन है लास्ट वाली 6 वाली, ये एग्जैक्टली आपको इस ब्लैक लाइन के ऊपर नजर आए, मतलब जैसे ही आपने टाइट किया तो ये जो आपको ये ब्लैक लाइन है ये वाली, ये आपको एग्जैक्टली मिलीमीटर वाली किसी भी लाइन के ऊपर नजर आए, उस केस में फिर हम सर्कुलर स्केल की मदद नहीं लेंगे, डायरेक्ट वहीं से आंसर निकाल लेंगे। जैसे जब मैंने इसको पूरा कंप्लीट टाइट किया है तो आप देखें ये जो 6 वाली लाइन है ये एग्जैक्टली इस ब्लैक लाइन के ऊपर मुझे नजर आ रही है। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? 6 मिलीमीटर्स आंसर होगा। अगर सेंटीमीटर्स में पूछा जाए तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, तो आप उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बिलफर्ज, अगर आपको कहा जाए कि ये एक ऐसा स्क्रू गेज है जिसमें कोई पॉजिटिव एरर है तो आप उसको इसमें से माइनस कर देना, और अगर कहा जाए कि नेगेटिव एरर है तो आप इसमें क्या कर देना? प्लस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, बिलफर्ज, अब आपके पास कुछ इस तरह की रीडिंग आ गई है, तो आप देखिए 0 1 2 3 4, ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के ऊपर मुझे कोई भी मेन स्केल की लाइन नजर नहीं आ रही। तो अब इस केस में मैं रीडिंग कैसे लूंगा? तो सबसे पहले देखो ये 4 है, ये नीचे क्या है? नीचे वाली लाइन हाफ को शो करती है, तो ऊपर 4 नीचे हाफ, तो कितना हो जाएगा? 4.5।
5। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मेरे पास रीडिंग आ गई 4.5 मिलीमीटर्स। अब मुझे निकालना है ये जो छोटा सा गैप बचा हुआ है। अब इस गैप को मैं कैसे फाइंड करूंगा? सर्कुलर स्केल की मदद से। और सर्कुलर स्केल से ये कैसे निकलेगा? कौन सी लाइन इंडेक्स से मिल रही है? 10। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर से, क्या आंसर आएगा? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस 0.1 मिलीमीटर को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 0.1 मिलीमीटर। तो क्या आंसर आया? 4.6 मिलीमीटर्स। तो इसका मतलब जो उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस थी वो कितनी थी? 4.6 मिलीमीटर। तो अगर आपको ये जो ब्लैक लाइन है मेन स्केल वाली, ये एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर नजर आ जाए तो फिर उस केस में सर्कुलर स्केल यूज नहीं करना। और अगर ना नजर आए फिर उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सर्कुलर स्केल यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है। चलो अब इसको आप नोट डाउन कर।